गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। इसी गांधीनगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लोकसभा का रास्ता तय करते हैं। या गांधीनगर से केवल इसके लिए है कि इस प्रदेश में मुझे 6 बार निर्वाचित करके लोकसभा में भेजा है और मुझे लोकसभा में रह करके गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में और यहाँ की नहीं देश भर की सेवा करने का अवसर दिया है। और यही गांधीनगर बना था आडवाणी की उस ऐतिहासिक रथ यात्रा का पड़ाव, जिसके जरिए आडवाणी ने जोर शोर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। वही रथ यात्रा जिसके गुजरात में संयोजक खुद नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी फिर एक बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में है और आडवाणी की इसी चुनावी चुनौती पर हम आपके सामने लेकर आए हैं गांधीनगर से प्रधानमंत्री 25। आडवाणी बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और इस बार के चुनावी महाभारत में वो भीष्म पितामह की तरह से बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं। किसी जमाने में पार्टी के पोस्टर बॉय रहे आडवाणी इस बार चुनावी मैदान में लड़ तो रहे हैं, लेकिन चुनाव का चेहरा बदला हुआ है। इसलिए उनके चुनावी क्षेत्र गांधीनगर की रंगत भी बदली हुई है। उनके कार्यालय पर कोई हलचल नहीं है, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है और रोड शो में भीड़ नहीं जुट रही। इस बार प्रधानमंत्री 25 में हम जानने की कोशिश तो करेंगे कि आडवाणी ने अपने क्षेत्र में क्या कुछ कामकाज किया है। जनता की नब्ज भी टटोलेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे क्या ब्रांड मोदी के आगे बीजेपी का लौह पुरुष पिघल गया है। इस बार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। एक वक्त था जब आडवाणी को ही पार्टी के पीएम प्रत्याशी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन इस बार उम्मीदवारी हासिल हुई नरेंद्र मोदी को। इस उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पार्टी के अंदर मतभेदों की भी खबरें आईं। कहा गया कि बीजेपी के पितामह मोदी से नाराज थे और इसकी वजह थी पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी। हालात ऐसे भी हुए कि पोस्टरों से आडवाणी गायब हो गए। पिछले 5 सालों में वक्त का पहिया कुछ ऐसे घूमा है कि 2009 में पार्टी के पोस्टर बॉय रहे लालकृष्ण आडवाणी आज अपने ही संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में पोस्टर बैनर से गायब नजर आते हैं। गांधीनगर से लगातार 4 बार उन्हें चुनने वाली जनता भी ब्रांड मोदी के आगे तरजीह देती नजर नहीं आ रही। और अगर पार्टी की हम बात करें तो पार्टी तो एक लहर पर सवार है। मजबूरन आडवाणी को भी उस लहर में बहने के लिए तैयार होना ही पड़ा है। लेकिन ये सियासत है और अगर चुनावी नतीजों के बाद नंबर गेम उलझता है तो आज हाशिए पर नजर आने वाले आडवाणी फिर से अहम किरदार में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी से बाहर देखा जाए तो आज भी आडवाणी से ज्यादा स्वीकार्य नेता और कोई दूसरा नहीं। हालांकि अब ये तूफान थम गया है, लेकिन इसी मुद्दे से हमने अपने चुनावी चर्चा का आगाज किया। अपने मजबूत इरादे और कड़े फैसलों के चलते आडवाणी बीजेपी के लौह पुरुष के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज बदलते दौर में आडवाणी अलग थलग से पड़े हुए नजर आते हैं और हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर हम मौजूद हैं कुछ बुजुर्गों के बीच में जो गांधीनगर लोकसभा सीट से ही ताल्लुक रखते हैं। उनसे जानने की समझने की कोशिश करेंगे क्या बीजेपी ने अपने बुजुर्गों की अनदेखी कर दी है या फिर ये पार्टी के नेतृत्व को नए हाथों में सौंपने की मजबूरी है। चलिए इन्हीं लोगों से पूछते हैं। आप ही बताइए कि यहाँ पार्टी के भीतर बीजेपी की अगर हम बात करें, आडवाणी जी आपके सांसद रहे, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार, 5वीं बार लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने जो उनके साथ सुलूक किया आपको ठीक लगता है? नहीं अरे सही है सुलूक किया, क्योंकि उनका 85 ईयर का होगा तो अभी प्राइम मिनिस्टर बनने का नहीं है। उनको युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए। यस। चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है एक शख्स जिसने पार्टी को 2 सीटों से लेकर सत्ता के करीब पहुंचा दिया, उस शख्स को आज पार्टी इस तरह से नजरअंदाज कर रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी इज्जत नहीं कर रही है घर के बड़ों की? बीजेपी हम तो 57 से बीजेपी को कलकत्ता में था, तब से बीजेपी को 1 सीट आता था भवानीपुर में, तो भी हम बीजेपी को वोट देता था। आज भी हम हर टाइम तब से आज तक बीजेपी को दम देता है, आज भी देगा उसको। लेकिन हम आपको आगे बोला
कि इधर में पीछे कोई देखने वाला 5 साल बाद कोई देखने आता नहीं है। वो शख्स जिसने पार्टी को इतना खड़ा किया, यहाँ तक लाए, उसका अपमान कर दिया। आपको क्या लगता है? अपमान नहीं किया, मगर नरेंद्र मोदी करते ऐसा कोई काम नहीं करता। अडवाणी भी ठीक है, पर ज्यादा नरेंद्र मोदी अच्छे है। अडवाणी जी का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर इस गांधीनगर सीट के ऊपर वो 4 बार इलेक्ट हो चुके हैं, पर हमने आज तक पर्सनली अडवाणी जी को देखा नहीं है। ना ही हमारे यहाँ इलाके में कोई उनका कोई व्यवस्थित प्रचार कर रहा है। क्या आडवाणी जी को अगर पार्टी का पितामह कहा जाता है तो उन्हें पितामह के ही रोल में रहना चाहिए, उन्हें गद्दी की, अपनी पार्टी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सत्ता की कमान यहाँ पर लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथों में ही पार्टी ने सौंप कर सही किया है। 16 तारीख के बाद मैं जब आऊंगा तो मैं अपने पुराने साथी नरेंद्र भाई को केवल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखूंगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री। सियासी बातचीत का दौर चला। अब वक्त था गांधीनगर को एक कलाकार की नजर से देखने का, तो हमने रुख किया गांधीनगर की मशहूर डांस एंड ड्रामा अकेडमी का। मांगत तुलसीदास कर जोरी, बस राम सिय मानस मोहे। मांगत तुलसीदास वंदना विद्यावारी दे बुद्धि विदाता। गुजरात की बात जब भी होती है तो उद्योग दिमाग में आता है, विकास के दावे दिमाग में आते हैं, गरबा भी कभी कभार दिमाग में आ जाता है, लेकिन कला, संस्कृति, रंगमंच कहाँ है? यही टटोलने के लिए आज हम प्रधानमंत्री 25 में अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए पहुंचे हैं गांधीनगर, जो गुजरात की राजधानी भी है और लाल कृष्ण आडवाणी के संसदीय क्षेत्र में भी। वहां रंगमंच कहाँ खड़ा है और वहां कला कहाँ खड़ी है, जानेंगे हम। 2 भाई हैं, चंदन और कबीर ठाकुर हमारे साथ, और दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं रंगमंच और कला को बचाने की। कबीर, ये बताइए कि अगर हम बात करें आपके सांसद लाल कृष्ण आडवाणी की, क्या कभी कला संस्कृति के संदर्भ में उन्होंने कुछ काम किया? मेरा जानकारी है तब तक तो कोई काम नहीं किया है। यहाँ तक हाल है, पिछले 12 साल से गुजरात में संगीत नाटक एकेडमी का कोई वजूद ही नहीं है। पहले संगीत नाटक एकेडमी हुआ करती थी, जिसमें एक कमेटी हुआ करती थी, लॉट ऑफ आर्टिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट। चंदन, ये बताइए कि विकास के अंदर और औद्योगिकरण के अंदर क्या कहीं गुजरात अपनी संस्कृति भूलता जा रहा है, खोता जा रहा है? जी जरूर, क्योंकि 10-12 साल से देखे तो हम लोग आई एम ए क्लासिकल डांसर, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया होना चाहिए, कोई भी आर्ट फॉर्म में कुछ नया होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि सब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मगर संस्कृति की जो बात करें, कि आर्ट की बात करें, तो जो फेस्टिवल हो रहे थे वो भी सब बंद हो रहे हैं। तो अभी सब मिलके, या क्लासिकल आर्टिस्ट सब मिलके कुछ न कुछ ट्राई करते कि कुछ नया करें। तो हमने भी एक नेशनल डांस फेस्टिवल क्रिएट किया कि हम अपने ही बलबूते पे ये कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। जितना हो सके उतनी कोशिश करते हैं विदाउट गवर्नमेंट हेल्प, क्योंकि मिलती भी नहीं है। तो आपके सांसद की अगर हम बात करें लाल कृष्ण आडवाणी जी के मैम, तो आप बताइए कि कभी ऐसा लगा कि भाई कल्चर की तरफ उन्होंने कुछ ध्यान दिया हो, कभी आ रहे हो तो उस तरह के समारोह का आयोजन हो, या फिर कोई अपने एमपी फंड में से कुछ पैसा खर्च किया हो कला को बचाने के? नहीं, गुजरात में बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं। वैसे भी जो भी होते हैं वो गरबा का होता है, क्योंकि यहाँ का फोक फॉर्म है, और उसमें भी हमने अभी तक कभी भी उनको नहीं देखा है। तो क्लासिकल डांस या वो तो बहुत दूर की बात है उनके लिए। ऐसा है, बहुत वाजिब मुद्दे यहाँ उठा रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ हैं जो खुद रंगमंच से जुड़े हुए हैं। आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं वोट देने का सबको, लेकिन क्या आपको लगता है कि कला को आप एज अ करियर अपना सकते हैं गुजरात में रहते हुए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी सांसद है, आपने अभी बात की लाल कृष्ण आडवाणी जी की, तो वो बड़े बड़े नेता सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ पर किसी संस्कृति और कला को बढ़ावा कोई देता नहीं, और इसलिए डे बाय डे इसका कल्चरल खत्म हो रहा जा रहा है। आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं अब अपने सांसद से? फ्यूचर में क्या काम, आपकी डिमांड्स क्या है?
जी, मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपने रंगमंच की रंगभूमि की थोड़ी और गुजरात में रंगभूमि होती है, कबीर सर और ऐसे कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं रंगभूमि को आगे लाने के लिए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि रंगभूमि को और बढ़ावा मिले, यहाँ पे थिएटर क्या है वो सीखने को मिले। अभी जैसे हम रंगमंडल में जुड़े हुए, रंगमंडल में कबीर सर हमें सब सिखा रहे हैं कि ये है। अखबार पढ़ लिया लेकिन न्यूज सुनना बाकी है। अखबार पढ़ लिया लेकिन न्यूज सुनना बाकी। जमा दिया भाई लोग, जमा जाएगा એક્ઝામ આટલું ટેન્શન છે ને તું યાર કંઈક એન્ટરટેનની વાત કર ને, આ બધી વાત કર્યા વગર. આ કઈ જોક્સ કહેવાની કોમ્પિટિશન ચાલે છે, તમારે તને એન્ટરટેન કરવો પડે કે તો એક ગલગલિયા કરું. अरे यार एग्जाम की टेंशन तो होगी ना, क्योंकि उस पे अपना फ्यूचर डिपेंड करता है. तो आ इलेक्शन ऊपर आखा देशનું फ्यूचर डिपेंड કરે છે. તું વિચાર, આપણે એક્ઝામ માં પેપર ના આપીએ તો શું થાય? એ વેડિયા ફેલ દવાય, બીજું તો શું. તો પછી આ વોટ નહીં કરો ને તો એક નાગરિક તરીકે ફેલ થઈ જશો. એ તું વોટી પત્તર ના પાડ, એ તો ઇલેક્શન ના દિવસે જોયું જશે. અલ્યા આંગળી અડાડ, આંગળી અડાડ એટલે તમે બહાર નીકળી જશો. અલ્યા પણ તું અડાડ તો ઘરો બાપા. હાલો તમે કોણ છો? હું લોકશાહી એટલે કે ડેમોક્રેસી. ડેમોક્રેસી? હા, અને લોકશાહીને મજબૂત બનાવવા માટે દરેકે વોટ કરવો જ જોઈએ. गांधीनगर में जहां एक तरफ आर्ट अकेडमी थी, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर भी है, जहां नौजवान खिलाड़ी अपने हुनर को तराशते हैं। बस यही थी हमारी अगली मंजिल। प्रधानमंत्री 25 के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम इस वक्त आ गए हैं गांधीनगर की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और राजनीति क्योंकि अपने आप में एक बड़ा खेल होता है, लेकिन इस खेल में कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, बस मकसद होता है हर कीमत पर जीत। तो ऐसे में हम खिलाड़ियों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर उनके सांसद ने कैसा काम किया है, और साथ ही उनके सांसद के साथ ये भी आलोचना होती रहती है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, लेकिन वो रिटायर नहीं हो रहे हैं और खिलाड़ियों को भी दिक्कत से जूझना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि पॉलिटिक्स में भी रिटायरमेंट की उम्र हो और तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खेल पर कितना ध्यान दिया जाता है, इस पर भी बात होगी। ये बताइए कि यहाँ से बड़े नेता आडवाणी जी सांसद हैं, तो स्पोर्ट्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैसा काम किया है उन्होंने? देखिए, इतना हेल्प तो मिला नहीं है ज्यादा, जितना पॉलिसीज और ये सब दिखा रहे, जितना कि बुक्स पे या ऑन पेपर्स पे। पर सपोर्ट जरूर है कि स्कूल में कि कॉलेज में भी हमको स्पोर्ट्स कोटा वालों को सपोर्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। छोटे छोटे बच्चे अपने आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई इधर हेल्प नहीं है। स्पेशली गर्ल्स के लिए, हमारे गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा कोई आगे खेलने के लिए यानी हम लोगों को प्रोवाइडेशन कुछ मिलता नहीं है। अच्छा है कि कोई आए अच्छा और हमें हेल्प करे गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो यंग में क्या मोदी जी यंग जनरेशन के लिए कैसे लगते हैं? यंग जनरेशन यानी उनका थिंकिंग यंग जनरेशन वाला है, तो आई पर्सनली लाइक मोदी। पर्सनली लाइक मोदी। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर केजरीवाल भी हैं एक मैदान में, तो वो कैसे लगते हैं? उन्होंने कहा था कि मोदी जो है बिल्कुल झूठ झूठ बोलते हैं, कोई बातें सही नहीं होती। नहीं, मोदी जी की बात सब सही है, वो मतलब उन्होंने काम किया है, सब गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है, तो मोदी जी सही है। केजरीवाल साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं। चलिए, खिलाड़ियों का कहना है कि राजनीति का खेल खेलते खेलते नेता हर बार खिलाड़ियों को भूल जाते हैं, और यहाँ पर उन्हें लगता है जब बहस आडवाणी जी की इज्जत सम्मान की आती है तो उन्हें लगता है कि भाई अब जब उम्र हो चली है और बेटा बेटी से अगर प्रचार कराने की नौबत आ गई है तो शायद रिटायरमेंट की उम्र भी कम से कम इन नौजवान खिलाड़ियों को लगता है कि आडवाणी जी की आ गई है, और शिकायतें भी उनसे ढेर सारी हैं। खिलाड़ियों और कलाकारों को विकास की दरकार है, तो गांधीनगर के एक बड़े उद्योग अनाज मिलों की भी अपनी मांग है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के बावला गांव में हमारी टीम आ पहुंची है। यहाँ पर इस गांव में आपको बता दें कि मुख्य तौर पर धान की खेती होती है, गेहूं भी होता है हालांकि कुछ मात्रा में, और राइस मिलें इस पूरे गांव के रोड पर हैं। तो यहाँ पर राइस मिल के जो ओनर्स हैं वो किस तरह से अपने सांसद लालकृष्ण आडवाणी के कामकाज को आंकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे।